गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशीष सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीना 2024 का राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें 4 टॉपिक दिया हुआ है। 4 टॉपिक को हम लोग तथ्यों को विश्लेषण करेंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? सामान्य नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड में पारित, सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल। जी हाँ, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। ये अगर उत्तराखंड का बात करें तो विधानसभा में, उत्तराखंड का विधानसभा में मुख्य पॉइंट याद रखिएगा, विधानसभा में 6 फरवरी को यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। 6 फरवरी को प्रस्ताव लाया गया। 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ठीक है, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद हाल ही का रिपोर्ट है कि इस विधेयक पर, यूसीसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सहमति मिल गया है। यानी कि अब राष्ट्रपति का सहमति भी मिल गया है। मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके बाद कानून लागू हो जाता है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब यह कानून लागू हो चुका है। ठीक है, इस प्रोसेस से गया और कानून लागू हो गया। जब पारित कर दिया गया था उत्तराखंड के विधानसभा के द्वारा, तब विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाया गया यूसीसी के लिए कि इस प्रस्ताव को प्रवर समिति को भेजा जाए, है ना, प्रवर समिति को भेजा जाए। उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। तो प्रवर समिति क्या है, मैगजीन में दिया हुआ है, हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि मैगजीन में केवल प्रवर समिति बोल के वो निकल गया है, लेकिन प्रवर समिति क्या होता है वो हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब प्रस्ताव पारित हो गया तो विपक्ष के द्वारा मांग किया गया कि प्रवर समिति के पास इसको भेजा जाए, है ना। प्रवर समिति एक अस्थायी समिति होता है जिसमें कुछ विशेष विधेयक को विशेष तरीका से जांच परखने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है ना। लेकिन प्रस्ताव चूंकि खारिज हो गया तो इस समिति का गठन नहीं हो पाया। अगर समिति का गठन हो जाता तो यूसीसी का जो विधेयक था इस समिति के पास जाता, फिर समिति जो फैसला करता, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है ना। तो प्रवर समिति एक अस्थायी समिति होता है, अस्थायी समिति होता है। इसका काम क्या है? किसी विशेष विधेयक को विशेष तरीका से जांच पड़ताल करना। किसी विशेष विधेयक को जांच पड़ताल करने के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये यूसीसी होता क्या है। इतना तो फैक्ट था, फैक्ट हम लोग जान गए। यूसीसी होता है सामान्य नागरिक संहिता। सभी धर्मों, सभी समुदाय के लोगों में शादी यानी विवाह, तलाक, आपका उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप, और एक होता गुजारा भत्ता, यानी तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता होता है वो, यानी पांच बातों पर यूसीसी जो होता है वो 5 बातों पर। एक तो जो विवाह, पेन बदल लेते हैं, ठीक नहीं चला रहा, 1 मिनट। एक हो गया विवाह, दूसरा होता है विवाह के बाद क्या हो जाएगा? तलाक। तलाक के बाद क्या हो जाएगा? गुजारा भत्ता। उत्तराधिकारिता, यानी घर में
पुत्री और पुत्र के बीच में संपत्ति का बराबर बंटवारा हो। गोवा में जैसे कि लागू था पहले से, तो वहां पर पति और पत्नी के बीच में भी संपत्ति का बंटवारा प्रॉपर होता है, ठीक है ना। उत्तराधिकारिता, और एक हो जाएगा लिव इन रिलेशनशिप। जो बिना शादी विवाह के दो जोड़े साथ में रहते हैं, उनसे संबंधित कानून। ये आपका 5 बातों पर समान रूप से लागू होगा। सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों का समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी समुदाय का हो। ये 5 बातें सभी बराबर बराबर लागू होगा। केवल एक एसटी को छोड़ दिया गया, एसटी यानी कि आदिवासी। एसटी पर ये जो यूसीसी लागू नहीं होगा, क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है एसटी को, इसलिए ये लागू एसटी पर नहीं होगा। यूसीसी हो सकता परीक्षा पूछ दे कि निम्न में से किस पर लागू होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, कुछ और दे दे, है ना। तो एसटी पे लागू नहीं होगा। इतना तो हम लोग जान चुके हैं। चलिए एक चीज और जान लेते हैं, क्योंकि ये आपका मेंस में हो सकता है पूछे पीटी में पूछे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून आया है। राज्य में अगर देखिए, भारत में 2 राज्य हैं जहां पर यूसीसी लागू है। पहला है गोवा, दूसरा उत्तराखंड, आर्टिकल 44 के तहत, ठीक है। लेकिन गोवा में जो लागू है वो स्वतंत्रता के पहले, यानी कि जब गोवा पुर्तगाल के अधीन था। पहले ये समझ लीजिए कि भारत में अभी देखा जाए तो 2 जगह पे लागू है, एक गोवा में है और दूसरा कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में तो पता है कि 2024 में लागू हो गया, क्लियर। गोवा का अगर बात करें तो गोवा में पुर्तगाल का शासन था, यानी कि 1867 में कानून लाया गया। 1869 यानी गांधी जी का जन्म के समय में पुर्तगाल सिविल कोड के रूप में यूसीसी को लाया गया था, ठीक है ना। यानी कि जो यूसीसी है वो सबसे पहले 1869 में लागू हुआ गोवा में, पुर्तगाल सिविल कोड के तहत, क्योंकि गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था, ठीक है। फिर जब गोवा का विलय भारत में हुआ, कब हुआ, 1961 में भारत में विलय हो गया। तब भारत सरकार गोवा, दमन, दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 सेक्शन 5(1) के तहत ये जो पुर्तगाल सिविल कोड था उसको यूसीसी में के रूप में मान्यता दे दिया गया, है ना। जो पुर्तगाल सिविल कोड था, पुर्तगाल सिविल कोड जो था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यूसीसी में, यानी सामान्य नागरिक संहिता में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्लियर। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, किसके तहत, किस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत, गोवा दमन दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 सेक्शन 5(1) के तहत, ठीक है ना। पुर्तगाल सिविल कोड को यूसीसी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के किस राज्य में यूसीसी लागू हुआ, तो उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि अभी लागू हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व और सबसे पहले किस राज्य में यूसीसी लागू हुआ, तब बताइएगा, गोवा। और गोवा का पूरा स्टोरी आपको हम समझा चुके हैं। तो यूसीसी का जब प्रश्न आएगा पीटी या मेंस में, तो उसका पीटी में यहां से पूछ दे कि किस एक्ट के तहत, पुर्तगाल सिविल एक्ट के तहत या फिर फ्रांस सिविल एक्ट के तहत, है ना, सिविल कोड के तहत, कुछ भी पूछ सकता, क्वेश्चन बना के ऐसा करके पूछ देगा। इसलिए पूरा स्टोरी आपको पता है, आप आराम से पीटी या मेंस का क्वेश्चन आएगा उसमें इस इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना काफ़ी है इसके लिए। ये हो चुका। चलिए, हेमंत सोरेन के त्याग पत्र के पश्चात चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी थे। उन पर आरोप लगा कि वो एक महंगा भूखंड जो रांची में था, एक महंगा भूखंड, उसका सेल डीड में कुछ हेरफेर किए। ईडी का आरोप था, जांच पड़ताल हुआ, हेमंत सोरेन जी से पूछताछ हुआ और अभी उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। मुकदमा चल रहा है, मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, तो हेमंत सोरेन अपना त्याग पत्र दे दिए और त्याग पत्र देने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बस यही बात है और कुछ नहीं। यानी झारखंड का देखा जाए, मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन थे। इन पर आरोप लगा भूखंड का, भूखंड घोटाला बोल सकते हैं, हेराफेरी बोल सकते हैं, हेराफेरी है ना। जेल चले गए, नए सीएम बने हैं, जेल गए तो इस्तीफा दिए, नए सीएम बने हैं चंपई सोरेन। बस यही था इसमें और कुछ विशेष इसमें नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड था यानी चुनावी बॉन्ड था, उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया, बोला कि ये असंवैधानिक है। यानी चुनावी बॉन्ड बहुत चर्चा में रहा है। याद रखिएगा, एक यूसीसी से प्रश्न, एक चुनावी बॉन्ड से प्रश्न मेंस में बन सकता है, पीटी में भी बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको अच्छा से जान लेते हैं। चुनावी बॉन्ड आखिर होता क्या है? तो चुनावी बॉन्ड होता है कि भारत के कोई भी नागरिक या कोई कंपनी अपने पसंदीदा कोई राजनीतिक दल को डोनेशन दे सकता है। ये डोनेशन देने का माध्यम है। डोनेशन मतलब तो दान होता है, धन का दान दे सकता है। चुनावी बॉन्ड उसका एक माध्यम है कि चुनावी बॉन्ड के तहत वो धन का दान अपना पसंदीदा राजनीतिक दल को दे सकता है। देने का तरीका क्या है कि एसबीआई बैंक के कुछ चुनिंदा ब्रांच होंगे, वहां पर वो जाएंगे डोनेशन देने वाले, उस चुनिंदा ब्रांच पर जितना संपत्ति का, जितना पूंजी का या फिर जितना पैसा, जितना रुपया का उन्हें बॉन्ड खरीदना है, पैसा देंगे, बॉन्ड खरीदेंगे और उस बॉन्ड को अपने राजनीतिक दल को जाकर समर्पित कर देंगे, भेज देंगे। इसमें उनका नाम, जो बॉन्ड खरीदे हैं और दान कर रहे हैं, पैसा दान कर रहे हैं चुनावी फंड में, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इसको आप सिंपल तरीका से, चुनावी बॉन्ड क्या है? तो नागरिक या कंपनी के द्वारा अपने पसंद के राजनीतिक दल को, अपने पसंद के राजनीतिक दल को चुनावी चंदा देने का एक माध्यम है। क्लियर? कोई यदि आपसे पूछे कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है, तो आप बड़ा ही सरलता से बता सकते हैं कि कोई भी नागरिक, जैसे हम आप, कोई भी नागरिक या कोई कंपनी के द्वारा अपने पसंद के राजनीतिक दल को चुनावी चंदा देने का एक माध्यम है। ये एसबीआई के द्वारा इस बॉन्ड को खरीदा जा सकता है, एसबीआई के चुनिंदा ब्रांच पर, सभी ब्रांच पर नहीं,
पहले से बता दिया जाता है कि एसबीआई के कौन कौन से ब्रांच पर चुनावी बॉन्ड मिल रहे हैं। वहाँ जाएंगे, नागरिक या कंपनी जितना का बॉन्ड खरीदना है उतना का बॉन्ड खरीदेंगे। 1,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है। जितना का डोनेशन करना है उतना पैसा जमा करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड जाकर अपना पसंदीदा राजनीतिक दल को समर्पित कर देंगे। नाम गुप्त रखा जाएगा। क्लियर? अब इसको रद्द क्यों कर दिया गया? ये जो चुनावी बॉन्ड 2018 में आया था, याद रखिएगा, 2018 में लाया गया था, ठीक है। इसको रद्द कर दिया गया अभी हाल में 2024 को, 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया गया, याद रखिएगा। इसको रद्द कब कर दिया गया? तो रद्द किया गया है आपको, रद्द किया गया आपको रद्द किया गया है 15 फरवरी 2024। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसका आधार क्या बताया गया? रद्द करने का आधार क्यों बताया, क्या बताया सुप्रीम कोर्ट? क्यों आधार, क्या आधार बताया? एक तो पहले बताया कि ये जो बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आजादी को छीनता है। रद्द करने का आधार बताया है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। रद्द करने का आधार पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। हनन मतलब उस पर रोक लगाता है या उल्लंघन करता है। 19(1)(a) पता है आपको, है ना। ठीक है, इसका हनन करता है। कैसे हनन करता है पहले लिख दे रहा, क्या क्या आधार है फिर बता देंगे, सबको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। दूसरा क्या करता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता है। तीसरा क्या करता है? कंपनी एक्ट एक्ट 182, कंपनी एक्ट 182 3 का उल्लंघन करता है। उल्लंघन यानी इसका हनन करता है। और चौथा क्या करता है कि आपका राजनीतिक अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करता है, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कहता है कि आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं कि हाँ हम भाजपा का समर्थक हैं, हाँ हम कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित हैं, हम लेफ्ट के विचारधारा से प्रभावित हैं, और उसके लिए हम उसको बढ़ावा देने के लिए हम चंदा भी देंगे और खुलेआम देंगे। आप मेरा नाम क्यों गुप्त रख रहे हो? समझ रहे हैं बात को? हम अगर बीजेपी का विचारधारा से प्रभावित हैं, कांग्रेस का विचारधारा से प्रभावित है, हम समाजवाद का विचारधारा से प्रभावित हैं, तो प्रभावित है, उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अनलीगल तो नहीं है, कुछ ऐसा काम तो नहीं करें जिससे देश टूट जाए। तो मेरा नाम क्यों, हम अगर कंपनी, हम अगर चुनावी बॉन्ड दे रहे किसी को, तो मेरा नाम क्यों गुप्त रखा जाएगा, है ना। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आजादी का हनन करता है। समझ गए? देखिए दूसरा, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। नाम ही गुमनाम रखा जाएगा तो सूचना का अधिकार के तहत कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी कितना का बॉन्ड दिया, है ना। इस कानून का उल्लंघन हो रहा है सीधे सीधे, कंपनी एक्ट के तहत उल्लंघन हो रहा है। एसबीआई को देखना पड़ेगा इस बातों को। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 हो सकता है कि
इसमें राजनेता लोग घपला कर दे, डोनेशन का नाम पे एक्सटॉर्शन शुरू कर दे, यानी वसूली का काम शुरू कर दे चुनाव के समय में, डोनेशन दो नहीं तो कार्रवाई तय है ना। तो फिर चुनाव का शुचिता भंग होगा, जो चुनाव का पवित्रता भंग होगा, है ना, लोकतंत्र का माहौल उड़ेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय किया कि इसे रद्द कर दिया जाए, ऐसे रद्द कर दिया गया। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना बातों को ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS का सफल प्रक्षेपण। एक मौसम उपग्रह इनसेट 3DS है, उसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, और ये मौसम अवलोकन उपग्रह है और GSLV F-14 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। चलिए इसका मुख्य बातों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मौसम अवलोकन उपग्रह इसका नाम क्या है? 3D इनसेट 3DS। ये तीसरी पीढ़ी की उपग्रह है, सैटेलाइट है, तीसरा पीढ़ी का, यानी थर्ड जनरेशन का। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कैमा पीढ़ी का है, तो तीसरा पीढ़ी का, ये थर्ड जनरेशन का है पीढ़ी का है। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, काम जान लीजिए। ये पृथ्वी यानी धरती, समुद्र का तट और मौसम का जानकारी पूरा देगा। समुद्र का तट नहीं, समुद्र का सतह, धरती यानी पृथ्वी हो जाएगा, धरती, समुद्री सतह एवं मौसम की जानकारी देगा। ठीक है, इसको कौन किया प्रक्षेपण, इसके बारे में जान लीजिए। इसको किया है इसरो। कहां से किया है, तो हरिकोटा, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन जानते हैं आप लोग, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। और किस रॉकेट से किया गया है, तो GSLV F-14 से किया गया है ना। याद रखिएगा इसको। 2 जनरेशन के पहले, तीसरा जनरेशन का है, इसके पहले यानी कि 2 जनरेशन और हो चुका होगा। तो उसका नाम क्या है, तो पहला का है 3D और दूसरा का नाम है 3DR। पहला जनरेशन का नाम है इनसेट 3D, दूसरा जनरेशन का नाम है इनसेट 3DR। याद रखिएगा, पहला कौन है, तो पहला है इनसेट 3D, दूसरा क्या है, इनसेट 3DR, और तीसरा है आपका इनसेट 3DS। ठीक है, इस तीसरा पीढ़ी के बाद भारत का इसरो और अमेरिका का नासा दोनों मिलके एक और पृथ्वी मौसम अवलोकन उपग्रह बना रहा है, इसका नाम है निसार, है ना। इसका तो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया। इसके बाद भारत और अमेरिका, भारत का एजेंसी इसरो और अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों मिलकर काम कर रहा है और एक और मौसम अवलोकन उपग्रह बनाएगा। उसका नाम है, इसको मिटा दे रहे हैं, उसका नाम है निसार।
निसार, N for नासा, I for इसरो, S for सैटेलाइट, सिंथेटिक, R for अपर्चर, A for अपर्चर सॉरी, A for R for रडार। ये आपका फुल फॉर्म हो गया। हो सकता है निसार का फुल फॉर्म ही पूछ दे, या फिर पूछ दे निसार किसके किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है, निसार है क्या। तो ये जानकारी आप रख लीजिए, बस हो गया, इतना ही था। तो जिस तरह से हम लोग देखें, इसमें देखेंगे तो सब इम्पोर्टेंट है, पीटी के दृष्टिकोण से भी, मेंस के दृष्टिकोण से भी। इसको आप जान लीजिए। निश्चित रूप से ये सिविल कोड से या फिर आपका चुनावी बॉन्ड से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा ही चर्चा का विषय रहा है। और अगर प्रश्न सीधे सीधे न भी पूछे तो ये अपना मेंस में आप इस इंफॉर्मेशन को जगह के अनुसार अपना इस इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं, आज पे नंबर फेच कर सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।